हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द माइलस्टोन एकेडमी पर। जल्दी से सभी जुड़ जाओ। नमस्ते भाई बादल, नमस्ते चिराग, दीक्षा नमस्ते। चलो, तो मैंने एक वीडियो डाल दी थी आपको कंटेंट में, अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने आपको समझा दिया था राष्ट्रपति के बारे में कुछ चीजें। ठीक है, तो वो वीडियो सबने देख ली? बताओ जरा एक बार, जो कंटेंट वाला एक मैंने वीडियो डाला था 2 घंटे का, वो सबने देख लिया राष्ट्रपति वाला? नहीं? किसका इंतजार है? पर नहीं देखा तो अब क्या राष्ट्रपति के साथ ही बैठ के देखोगे? तो वहीं से आज मैं कंटिन्यू आगे का कर रहा हूं। ठीक है, जो मैंने खत्म किया था उस वीडियो में, ठीक है, वो कहां पर किया था? तो उस वीडियो में मैंने जो खत्म किया था वो किया था राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर। ठीक है, कहां पर खत्म किया था? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर खत्म किया था। ठीक है, तो यहीं से आज हम आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, आपातकालीन शक्तियों की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का जो उल्लेख है वो है भाग 18 में। ठीक है, पार्ट 18 में इनका उल्लेख है। ठीक है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? 3 आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल 352 से 360 तक। ठीक है, तो 3 आर्टिकल है। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 352, जिसमें क्या है? जिसमें है राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। दूसरा जो है वो है आर्टिकल 356, जिसमें है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल। और तीसरा जो है वो है आर्टिकल 360, जिसमें है वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जरा ये बताओ, ये जो आपात की व्यवस्था है वो कहां से ली गई है? ये बताओ जल्दी से। जो आपात की व्यवस्था है वो कहां से ली गई है? आपात की व्यवस्था कहां से ली गई है? जल्दी से बताओ आंसर करके। जो आपात की व्यवस्था है कहां से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। वेरी गुड। अगर बाई चांस ऑप्शन में जर्मनी नहीं होता है तो फिर क्या होगा ऑप्शन में? ये भी आंसर कर दो। अगर ऑप्शन नहीं होता तो कौन सा संविधान टिक करोगे? जर्मनी से ऑप्शन में नहीं है जर्मनी के संविधान, तो जर्मनी के संविधान को किस नाम से और जानते थे? याद करके बताओ जल्दी। तो जर्मनी के संविधान को क्या कहते थे हम? वीमर संविधान भी कहते थे, है ना? याद करो, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। तो पेपर में हो सकता है जर्मनी ना हो तो वीमर संविधान हो सकता है। ठीक है, और अगर ये भी ऑप्शन में ना हो तो फिर क्या होगा? 1935 का भारत शासन अधिनियम, क्योंकि इनमें भी इसका उल्लेख था। ठीक है, तो हमें ये तीनों आर्टिकल्स पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे पेपर में काफी चांसेस रहेंगे क्वेश्चन आने के। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो करते हैं राष्ट्रीय आपात की, आर्टिकल 352 की। ठीक है, आर्टिकल 352। ठीक है, राष्ट्रीय आपात। तो जैसा कि नाम है राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपात जब भी राष्ट्रपति को ऐसा लगता है, 3 चीजों में याद रखना है आपको। जब भी राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि देश को किसी भी बाह्य आक्रमण से, एक्सटर्नल एग्रेशन, किसी भी प्रकार के बाह्य आक्रमण से या युद्ध से, वॉर, या किसी प्रकार के सशस्त्र विद्रोह से, आर्म्ड रिबेलियन, यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि हमारे देश को किसी भी प्रकार के किसी बाह्य आक्रमण से खतरा है, एक्सटर्नल एग्रेशन से खतरा है। बेटा एक्सीडेंट हो गया था मेरा, इसीलिए 3 दिन से मैं क्लास आपकी ले नहीं पा रहा था। ठीक है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, टूटा पड़ा है सब चीजें। ठीक है, हाथ भी टूटा पड़ा है, पैर भी टूटा पड़ा है, इस वजह से 3 दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था। ठीक है, अभी थोड़ा सा बेटर है, दर्द है बट बेटर है। ज्यादा दिन की छुट्टी में आपकी करना नहीं चाहता, लॉस आपका इसमें होगा। ठीक है, इस वजह से या टाइमिंग वाइमिंग का मेरे से मत कहो, चेंज वेंज, जैसे हम पे समय मिल रहा है उस हिसाब से हम आपकी क्लासेस चला रहे हैं। ठीक है, तो जब भी राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि देश को किसी भी इन तीनों में से किसी भी चीज से खतरा है, ठीक है,
चाहे वो बाह्य आक्रमण हो, यानी कोई हम पे अटैक कर दे, या फिर हमारा युद्ध चल रहा हो, वॉर चल रहा हो, या फिर किसी भी प्रकार का सशस्त्र विद्रोह हो जाए, यानी अस्त्रों का प्रयोग होना शुरू हो जाए, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, या तो पूरे भारत में या भारत के किसी राज्य क्षेत्र में इसको लागू कर सकता है। ठीक है, पहले इस आर्टिकल में सशस्त्र विद्रोह की जगह क्या होता था, आंतरिक अशांति थी। ठीक है, आंतरिक अशांति शब्द था पहले। ठीक है, पहले क्या था, आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टरबेंस। इस बात का गलत प्रयोग कर लिया था 1976 में इंदिरा गांधी। ठीक है, 1975 में इंदिरा गांधी ने, 1975 में इसका गलत प्रयोग कर लिया किसने, इंदिरा गांधी ने। उन्होंने क्या कहा कि भाई आंतरिक अशांति हो रही है, यानी लोग संभल नहीं पा रहे, तो उन्होंने राष्ट्रीय आपात लगा दिया अपने फायदे के लिए। तो जब सरकार चेंज हुई, जनता दल की सरकार आई, तो उन्होंने 1978 में एक संशोधन कर दिया, संविधान का 44वां संशोधन, जिसके द्वारा उन्होंने क्या कर दिया, आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया, क्योंकि ये बेसिकली डिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि आंतरिक अशांति कैसे कहोगे कि भैया अशांति है, मैं कह दूं कि भाई अशांति फैल रही है, मान लो कि 2-4 किसान लोग बैठ गए और उसको आप कह दो कि आंतरिक अशांति और राष्ट्रीय आपात लगाओ, इनको तोड़ दो, ठीक है, इनको जेल में डाल दो। तो ऐसी स्थिति में ये शब्द को हटा के हमने क्या कर दिया, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, यानी कि वो लोग हथियार चलाने लग जाएं, तालिबानी टाइप के बन जाएं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। तो संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में किस शब्द को हटा दिया गया, इस 352 से आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को हटा के क्या जोड़ दिया, आर्म्ड रेबेलियन शब्द जोड़ दिया। तो जब भी राष्ट्रपति को लगता है कि इन तीनों में से कोई भी एक बात हो रही है, तो उस समय राष्ट्रपति क्या कर सकता है, या तो पूरे देश में या देश के किसी हिस्से में घोषणा कर सकता है आपात की। ठीक है, अब जब आपात की घोषणा कर दी, तो ऐसे प्रस्ताव को संसद से पारित कराना बनता है कि नहीं बनता है, केवल राष्ट्रपति तो नहीं कर सकता, लोकसभा और राज्यसभा भी तो है। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, तो ऐसे प्रस्ताव को अधिकतम मैक्सिमम 1 माह के अंदर, 1 महीने के अंदर दोनों सदनों से पास कराना होता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों से अधिकतम कितने दिन के अंदर ऐसे प्रस्ताव को पारित कराना होगा राष्ट्रीय आपात वाले, 1 महीने के अंदर। और जिस भी डेट में ये दोनों सदन पारित कर देंगे, उस डेट से 6 माह तक यह क्या होगा, लागू रहेगा। जैसे मान लो 25 मई को पारित होता है, तो 25 मई के बाद 6 महीने उसमें जोड़ लो, तो ये 6 महीने तक क्या रहेगा, लागू रहेगा। ठीक है, अगर इसको और बढ़ाना चाहें तो फिर से यही प्रक्रिया कर करके 6-6 माह करके इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। कब तक, जब तक आपात आपका लगा हुआ है, जब तक आपात खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, अब बात आती है तो ऐसा हुआ कितनी बार है, तो भारत के इतिहास में ऐसा कितनी बार हो चुका है, 3 बार हो चुका है। पहली बार लगा था 1962 में, जब हुआ था भारत चीन युद्ध। ठीक है, इंडो चाइना वॉर जब हुआ पहली बार 1962 में, तब लगा था। इस समय पूछ लेता है कभी कभी प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन आ जाता है राष्ट्रपति कौन थे, तो इस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, दूसरा जो आपात लगा है वो लगा है 1971 में, किस वजह से, भारत पाक युद्ध की वजह से, भारत पाक युद्ध के कारण, ड्यू टू इंडो पाकिस्तान वॉर। इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी, और इस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे वी गिरी। तीसरी बार जो आपात लगा वो लगा 1975 में। याद रखना, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई 1965 में भी हुई है, लेकिन इस समय आपात नहीं लगा है, ध्यान रखना। कई लोग 1965 भी टिक कर आते हैं। ठीक है, 1975 में लगा, किस आधार पर, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। ठीक है, इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर। इस समय पीएम थी इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद।
ये पेपर 2018 का जब कांस्टेबल का हुआ था उसमें पूछा गया था। फखरुद्दीन अली अहमद थे 1975 की आपात के समय राष्ट्रपति। ठीक है, अब अगर ऐसा आपात लगता है तो क्योंकि इंदिरा गांधी ने फायदा उठाया था, तो हमने किया क्या, जो 44वां संशोधन था इसके द्वारा एक चीज और कर दी। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा हमने ये कह दिया कि राष्ट्रपति आपात तभी लगा सकता है, राष्ट्रीय आपात, जब उसे कैबिनेट लिखित में सूचना दे। कैबिनेट यानी मंत्री मंडल, जब कैबिनेट के मंत्री उसको लिखित में सूचना देते हैं कि आपात को लागू करना है, तभी वो आपात लागू कर सकता है। तो संविधान का इकलौता आर्टिकल जहां पर कैबिनेट शब्द मिलता है वो एक आर्टिकल अकेला कौन सा है, तो क्या आंसर करोगे, संविधान का इकलौता आर्टिकल जहां मंत्रिमंडल शब्द है, कैबिनेट शब्द है, तो क्या हो जाएगा आर्टिकल 352। मंत्रिमंडल और एक शब्द होता है मंत्री परिषद, इन दोनों में फर्क है। मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद में सारे मंत्री आ जाते हैं, कैबिनेट मंत्री, डिप्टी मंत्री और बहुत सारे होते हैं, स्टेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो ये सब मिलाकर मंत्री परिषद बनाते हैं। मंत्री परिषद में से एक जो मेन मंत्री होते हैं कैबिनेट वाले, मेन वित्त मंत्री, गृह मंत्री, ठीक है, विदेश मंत्री, इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, कैबिनेट। तो ये मेन जो मंत्री हैं वो अगर लिखित में राष्ट्रपति को देते हैं तभी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात को लागू करेगा। ये भी हमने किसके द्वारा कर दिया, 44वें संशोधन के द्वारा। साथ ही इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया था अपने समय में, 42वें संशोधन के द्वारा जो हुआ था 1976 में, इसके द्वारा इन्होंने क्या कर दिया था, अपनी सरकार को और बढ़ाने के लिए लोकसभा और विभिन्न जो विधानसभाएं थी इनका कार्यकाल जनरली 5 साल का होता है, 5 साल से बढ़ाकर इसको क्या कर दिया था, 6 साल कर दिया था। ठीक है, 5 साल से बढ़ाकर इसको क्या कर दिया था, अभी बेटा 26 मंत्रालय हैं जो कैबिनेट के तहत आते हैं। ठीक है, तो लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल था इसको 5 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया, 6 साल। तो इकलौती लोकसभा, जनरली लोकसभा कितनी चलती है, 5 साल, लेकिन इकलौती लोकसभा जो 5 साल से ज्यादा चली वो कौन सी थी, तो इकलौती लोकसभा जो 5 साल से ज्यादा चली वो थी 5वीं लोकसभा, जो कब बनी थी, 1971 की। ये समाप्त होनी थी 1976 में, लेकिन कब तक चल गई ये चल गई 1977 तक। फौरन जैसे ही सरकार चेंज हुई तो क्या कर दिया, जनता दल की सरकार ने, मोरारजी देसाई ने 44वां संशोधन किया और जो जो काम इन्होंने किए थे उसको पलटना शुरू कर दिया। तो दोबारा से इसका कार्यकाल कितना कर दिया लोकसभा और विधानसभा का, 5 साल कर दिया, 6 से घटाकर दोबारा कितना कर दिया, 5 साल कर दिया। लेकिन यहां पर अब चालूपंथी किसने कर दी जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर ने यहां तो कार्यकाल बढ़ा लिया था 5 से 6 साल, लेकिन अब 6 साल से घटाने के लिए मना कर दिया। तो इसीलिए आपने पढ़ रखा होगा 2019 से पहले जब वहां विधानसभा होती थी जम्मू कश्मीर में, तो विधानसभा का कार्यकाल जम्मू कश्मीर का 5 साल नहीं था, कितना होता था, 6 साल होता था। क्यों था, वो इसी वजह से था। लेकिन अब 5 साल ही रहेगा, क्योंकि अभी हमने क्या कर दिया, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और अब सरकार के हिसाब से ही वो चलेगा। ठीक है, अब जब भी राष्ट्रीय आपात लगता है तो खुद ब खुद क्या होगा, जब भी राष्ट्रीय आपात लगता है, हाँ लोकसभा को भंग नहीं किया जा सकता, वो बताऊंगा अभी चीज है ना। जब भी राष्ट्रीय आपात लगता है तो ऑलरेडी आपका एक आर्टिकल खत्म हो जाता है, ये हमने मूल अधिकार में पढ़ लिया था, आर्टिकल 19, यानी वाक स्वतंत्रता का अधिकार ऑटोमेटिक क्या होता है, आर्टिकल 19 समाप्त हो जाता है। और राष्ट्रपति अगर चाहे तो अन्य मूल अधिकारों को भी स्थगित कर सकता है, केवल कौन से आर्टिकल को छोड़कर, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी मूल अधिकारों को राष्ट्रपति स्थगित कर सकता है राष्ट्रीय आपात की स्थिति में। ठीक है, अब मान लो कि हमारा युद्ध चल रहा है किसी के साथ, तो ऐसी युद्ध की स्थिति में हम कोई ऐसा तो करेंगे नहीं कि लोकसभा भंग कर दी और चलो भाई चुनाव कराओ। सामने पाकिस्तान वालों से युद्ध हो रहा है, पाकिस्तान को कह रहे हैं भैया रुको, तो पहले हम अपना प्रधानमंत्री चुन लें, फिर वो डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जब भी आपात लगता है तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। कितना, एक बार में 1 साल के लिए, 1 ईयर फॉर 1 टाइम। ठीक है, एक बार में 1 साल के लिए, यानी एट अ टाइम कितना बढ़ा सकते हो आप, 1 साल के लिए बढ़ा सकते हो। लेकिन बाई चांस मान लो
कि आज 25 मई की डेट थी और आज मैंने बढ़ा दिया 1 साल के लिए, तो अगले साल 25 मई तक रहेगा। मान लो 2020 है तो 2021 तक रहेगा। अब मान लो 2020 को हमने लागू किया और अगले दिन ही या मान लो 30 मई को क्या हो गया, आपात खत्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो आपात है वो मैक्सिमम लोकसभा का कार्यकाल कितना रह सकता है, तो 1 साल नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में मैक्सिमम कितना रह सकता है, 6 माह ही रह सकता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी स्थिति में 6 माह ही रह सकता है। हाँ बिल्कुल, सब चीजों का बिल लाया जाता है ना। तो अगर आपात लग जाता है तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितना बढ़ा सकते हैं, 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपात खत्म हो जाता है तो जिस डेट में आपात खत्म होगा उससे मैक्सिमम कितने डेट तक बढ़ा सकते हैं लोकसभा का कार्यकाल, 6 माह। यानी 6 माह के अंदर अंदर आपको नई लोकसभा का चुनाव कराना होगा। अगर आपात अभी भी युद्ध आपका चल रहा है, आपात लगा हुआ है, तो वो 1 साल चलेगा ही। ऐसा कितनी बार बढ़ा सकते हैं, जैसे एक बार मैंने 1 साल के लिए बढ़ा दिया, अब और भी बढ़ा सकता हूं क्या, तो भैया कितनी भी बार बढ़ा सकते हैं। अब मान लो 3 साल तक किसी से युद्ध चलता है तो ऐसा थोड़ा ना कि 1 साल ही बढ़ेगा, फिर वो 3 साल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हाँ एक बार में 1 साल के लिए, यानी अगर आप एडमिशन लेते हो तो वो एडमिशन का कोर्स कितना रहेगा, एक बार में 1 साल के लिए। क्लियर, फिर और रिन्यू कर सकते हो, बिल्कुल वैसा चीज है। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल 352 का उल्लेख। ठीक है, ये मेन चीजें थी, इसकी थ्योरी अलग से मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें मिल जाएगी। हाँ अलग अलग बार है, बिल्कुल जब जब बढ़ाना होगा उतनी ही बार आपको बिल लाना होगा, बिल्कुल ठीक है। आपात जब भी बढ़ाना है उतनी ही बार बिल लाना होगा। ठीक है, अब बात आती है दूसरे आर्टिकल की जो था 356। ठीक है, आर्टिकल 356 जो क्या था, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन बेसिकली किसके लिए है, राज्यों के लिए। ठीक है, क्या कहता है आर्टिकल 356, राष्ट्रीय आपात तो पूरे देश के लिए था, आर्टिकल 356 किसके लिए, ये राज्यों के लिए। ये क्या कहता है, ये कहता है कि मान लो कि किसी राज्य में सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है, यानी जो उस राज्य का संवैधानिक तंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है, यानी जो काम होने चाहिए थे संविधान के तहत वो ठीक से नहीं कर पा रही। संवैधानिक तंत्र क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, विफल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को सूचित कौन करेगा कि भाई इस राज्य में ठीक से काम नहीं हो पा रहा, मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, सीएम ने इस्तीफा दे दिया है, तो ये कौन सूचना देगा, तो ये सूचना देगा राज्यपाल। तो आर्टिकल 356 के तहत राज्यपाल, गवर्नर सूचित करता है राष्ट्रपति को कि भाई इस राज्य में क्या हुआ है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, यानी कि ठीक से या तो ये शासन नहीं कर पा रहे हैं या मंत्री परिषद भंग हो गई है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर देगा, वहां घोषणा कर देगा राष्ट्रपति शासन की। नाम राष्ट्रपति शासन होता है लेकिन एक्चुअल में सारा कंट्रोल किसके तहत चला जाता है, राज्यपाल के तहत चला जाता है, यानी वहां का मालिक राज्यपाल बन जाता है। तो अगर इस राज्य के लिए कोई भी कानून बनाना होगा, तो जब कोई भी इस राज्य के लिए लॉ बनाना होगा तो लॉ कौन बनाता है, विधानमंडल बनाता है। लेकिन यहां तो विधानमंडल है ही नहीं, तो इसके लिए कानून कौन बनाएगा, तो इसके लिए कानून बनाएगी अब डायरेक्ट संसद। यानी उस राज्य के लिए अब कोई भी कानून बनाना होगा तो वो कौन बनाएगा, संसद के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, ये है आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356 के लिए भी बिल्कुल वही प्रावधान है कि यदि आपने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया तो फिर संसद के सदनों से इसे पारित कराना बनता है। तो संसद के दोनों सदनों से राष्ट्रीय आपात क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो वहां तो 1 महीने था, लेकिन यहां पर कितना समय है, यहां पर है 2 माह। यानी आपको ऐसे विधेयक को 2 माह तक हर हालत में लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराना होगा। अगर पारित नहीं करा पाते तो ये क्या हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा 2 महीने में, और अगर पारित करा देते हैं
तो पारित होने की डेट से कितने महीने तक लागू रहेगा? 6 माह तक लागू रहेगा। ऐसे ही 6 माह कर करके इसको बढ़ा सकते हैं। अधिकतम कितना? तो बढ़ा सकते हैं अधिकतम कितना? 3 साल तक। तो मैक्सिमम राष्ट्रपति शासन कितने साल तक रह सकता है? 3 साल तक। जनरल है, अगर अपवाद आते हैं, ऐसी कोई स्थिति बनती है तो संसद उससे ज्यादा भी कर सकती है। तो जनरली कितना रह सकता है? मैक्सिमम 6 महीने करके 3 साल तक। तो पहला राज्य जहां पर ये लागू हुआ तो वो था पंजाब, और उस समय पंजाब को पंजाब ना कह के क्या कहते थे? पेप्सू कहते थे। तो पेपर में आ जाता है पहला राज्य जहां राष्ट्रपति शासन लागू हुआ कौन सा था? तो अगर ऑप्शन में पंजाब है तो पंजाब टिक करना है, अगर ऑप्शन पंजाब नहीं है तो पेप्सू टिक करना है। अब आपको पता है 1956 में राज्यों का बंटवारा हो गया था, राज्य अलग अलग बना दिए गए थे। तो क्वेश्चन आ जाता है बंटवारे होने के बाद राज्यों में, तो फिर आंसर होता है केरल। तो अगर पंजाब नहीं है ऑप्शन में, पेप्सू नहीं है ऑप्शन में, तो पहला राज्य जहां ये लागू हुआ वो था केरल। 1957 में यहां पर ये लागू हुआ था। ठीक है, 1957 में ये लागू हुआ था। ठीक है, इसके अलावा पूछता है सबसे अधिक बार कहां पर लगा है? तो 10 बार लग चुका है। कहां पर? यूपी में। ठीक है, सबसे अधिक बार कहां लग चुका है राष्ट्रपति शासन? 10 बार लग चुका है यूपी में। पूछता है कि सबसे ज्यादा दिनों के लिए, मैक्सिमम दिनों के लिए कहां पर लगा है? तो सबसे ज्यादा दिनों के लिए भी कहां लगा है? पंजाब में लागू रहा है। ठीक है, तीसरा है वित्तीय आपात, आर्टिकल 360। ये इकलौता ऐसा आपात है जो आज तक लागू नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन आता है इकलौता ऐसा आपात जो आज तक लागू नहीं हुआ, वो है वित्तीय आपात। ठीक है, वित्तीय आपात में क्या है? इसमें भी बिल्कुल वही है कि राष्ट्रपति को यदि ऐसा लगता है कि देश में किसी प्रकार का कोई वित्तीय संकट है, यानी पैसे की दिक्कत चल रही है, किल्लत है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति भारत में क्या घोषित करता है? वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर सकता है। हाँ, जैसे पाकिस्तान में है आजकल, ऐसा मान लो। ठीक है, इसकी सिफारिश कोई नहीं करता है, इसमें राष्ट्रपति डायरेक्ट है, राष्ट्रपति के ऊपर ही है। वैसे अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखें तो इसमें सिफारिश वही मंत्री परिषद ही करेगी। कुल मिलाकर वही है ना, बेटा ही करेगा, प्रधानमंत्री का ही सब चीजें रहती हैं। नाम के लिए कौन रहता है? राष्ट्रपति रहता है। ठीक है, राज्यपाल को भी वही कहता है। ठीक है, प्रधानमंत्री ही राज्यपाल को कहता है कि इसमें ये लगा दो, अपने फायदे के लिए करते हैं ये सब। ठीक है, आर्टिकल 356 का प्रयोग सब जो केंद्र में सरकार होती है ना, वही अपने फायदे के लिए करती है। इंदिरा गांधी ने ऐसा बहुत किया है, वर्तमान में बीजेपी कर रही है कि कहीं पर उसको बहुमत नहीं मिला, फिर भी तोड़ मोड़ के राज्यपाल से अपने सीएम बनवा दिया। एक आध जगह कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर अलग बात हो गई, लेकिन जनरली सरकार अपने फायदे के लिए इनका इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो ये थे आपात। ठीक है, वीटो शक्तियां ऑलरेडी मैं राष्ट्रपति बता चुका हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब बात आती है किसकी? अब बात आती है उप राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, उप राष्ट्रपति। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो जरा थोड़ा सा बताओ, पॉकेट वीडियो क्या है? पॉकेट वीडियो बेटा बताया था मैंने, आपने वीडियो नहीं देखा? पॉकेट वीडियो मैंने बताया था। देखो, राष्ट्रपति के पास, एक बार फिर समझा देता हूं, चलो वीटो शक्ति एक बार फिर बता दे रहा हूं। ठीक है, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में मैंने आपको 3 प्रकार की बताई थी। वीटो का मतलब होता है अकेला जब आदमी निर्णय ले सकता है। तो 3, देखो, जब भी राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है आर्टिकल 111 के तहत, तो उसके पास ऑप्शन होते हैं। ठीक है, क्या ऑप्शन होते हैं राष्ट्रपति के पास? पहला, कि वो उसको क्या कर दे? पास कर दे, यानी सिग्नेचर कर दे। दूसरा ऑप्शन, ना तो वो उसे पास करे और ना उसे फेल करे, यानी उसका रिपोर्ट कार्ड
छोड़ दे ही ना। ठीक है। तीसरा ऑप्शन होता है कि वो क्या करे, बिल्कुल क्या कर दे, फेल कर दे विधेयक को, यानी विधेयक को कह दे कि मैं साइन इस पे नहीं करूंगा। और चौथा ऑप्शन होता है जब राष्ट्रपति उस रिपोर्ट कार्ड को या उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। ठीक है, ये तीन शक्तियां होती हैं पुनर्विचार के लिए लौटा दे। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करता तब तक वो बिल रहता है, विधेयक रहता है, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति इस पे साइन अपने कर देगा सो ये क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो बिल और एक्ट में क्या फर्क है, बिल वो होता है जो संसद में चल रहा है और कानून वो है जो सब चीजों से पारित होकर आ गया। तो अगर राष्ट्रपति उसको पास कर देता है तो ये तो सिंपल उसकी पावर है, इसमें कोई वीटो नहीं है। ठीक है, अब अगर राष्ट्रपति ना तो किसी विधेयक को पास करे और ना फेल करे, यानी चुपचाप क्या करे, अपनी जेब में रख ले, तो उस पावर को क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं, जेबी वीटो कहते हैं। ठीक है, हाँ दोबारा ला सकती है, बिल्कुल क्यों नहीं ला सकती, पार्लियामेंट दोबारा से उसे ला सकती है, बिल्कुल। ठीक है, जो तीसरा जो शक्ति थी वो थी फेल कर दे, यानी कि उसको खारिज कर दे कि मैं इस पर साइन नहीं करूंगा, तो इसको कहते थे पूर्ण वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। और तीसरा था यदि किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। ठीक है, तो उसको क्या कहते थे, उसको हम कहते थे तीसरी शक्ति निलंबन वीटो, सस्पेंशन वीटो। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। ठीक है, चलो तो अब जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, उप राष्ट्रपति पढ़ना है। तो राष्ट्रपति तो आपने देखा बहुत ज्यादा वेरिएबल है, 360 तक पहुंच गए हमें ना, बहुत सारे आर्टिकल्स थे। उपराष्ट्रपति के लिए इतने आर्टिकल नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए इतने आर्टिकल नहीं है। ठीक है, देखो उपराष्ट्रपति कौन होता है, जैसा कि इसके नाम में लग रहा है उप, यानी कि ये बेसिकली राष्ट्रपति को रिप्लेस करने के लिए है कि कभी ऐसा बाई चांस हो जाए कि जो हमारा सबसे मेन पद वाला है, प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, फर्स्ट सिटीजन होता है। ठीक है, देश का, ऐसे राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है और शहर का प्रथम नागरिक मेयर होता है। ठीक है, अब मान लो कभी राष्ट्रपति नहीं है, तो राष्ट्रपति नहीं है उसके लिए क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है कि बाई चांस अगर कभी जरूरत पड़ जाती है तो एक बंदा पहले से ही बैठा हुआ है, हमें कुछ ज्यादा सोचने की नीड नहीं है। यानी ऐसा मान लो कि उपराष्ट्रपति किसकी तरह होता है, कार होती है, कार उसमें 5 टायर लेके चलता है हर बंदा, 4 तो लगे रहते हैं, एक स्टेपनी लेकर चलता है एक्स्ट्रा, कभी रास्ते में पंचर वंचर हो जाए तो टायर हाथ ही हाथ बदल लो। उसी तरीके से कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि ये एक एक्स्ट्रा टायर की तरह है। ठीक है, दिल पे नहीं लेना है, समझाने के लिए कह रहा हूं, वरना बड़ा पद है, सम्मानजनक पद है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति एक ऐसा पद है जिसकी केवल इसीलिए बनाया गया कि कभी बाई चांस एक टायर में पंचर हो जाए तो उसको रिप्लेस करने के लिए हाथ की हाथ हमारे पास एक एक्स्ट्रा टायर है। ठीक है, तो इसके लिए इतने आर्टिकल संविधान में नहीं है, केवल कुछ ही आर्टिकल है, उनको एक फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। फॉर्मूला है उसका निकाह शनि से हुआ। ठीक है, उसे हो जाएगा उप राष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। किस आर्टिकल में, लगातार आर्टिकल चलेंगे, आर्टिकल 63। कौन होता है ये, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, चेयरमैन होता है राज्यसभा का, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 64 के तहत। ठीक है, किसकी तरह कार्य करता है ये, कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति मर जाता है तो ये कौन बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है, एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह कार्य करता है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट की तरह कार्य करता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 65 के तहत। तो याद करो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अभी बताता हूं सारी चीजें ना जरा, लास्ट क्लास में याद करके बताओ कि मैंने आपको बताया था कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति पद धारण करता है, और अगर दोनों का पद खाली हो जाए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का, तो कौन पद धारण करता है, राष्ट्रपति का। ये बताओ जल्दी से, अगर दोनों का पद खाली हो जाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का, तो कौन पद धारण करेगा, CJI, वेरी गुड, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धारण करता है। ठीक है, बाकी लोग क्यों नहीं आंसर कर रहे, एक चिरागी क्लास ले रहा है क्या, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, हाँ
अब आया ना चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भारत का मुख्य न्यायाधीश धारण करता है। तो ऐसे इकलौते मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का पद धारण किया भारत में? इकलौते मुख्य न्यायाधीश रहे हैं अब तक, और कोई नहीं रहा। बताएगा कोई? इकलौते मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने भारत में राष्ट्रपति का पद धारण किया, जल्दी से बताओ भाई। किसी को नाम याद आ रहा है? मुस्लिम है बिल्कुल, नाम क्या था? जल्दी बताओ भाई। जाकिर नहीं, हाँ मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वेरी गुड दीक्षा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, राधा कृष्णन नहीं है बेटा, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, ठीक है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 65 के तहत, ठीक है। नी से क्या आएगा इसका? निर्वाचन आएगा, निर्वाचन, इलेक्शन। कैसे होगा इसका निर्वाचन? इसका उल्लेख किसमें? आर्टिकल 66 में। जब निर्वाचन हो गया तो क्या आएगा निकल के? कार्यकाल आएगा। अब जब वो चुन के आ गया तो कितने समय तक रहेगा? टेन्योर क्या है इसका? इसका उल्लेख है आर्टिकल 67 में। आर्टिकल 68 नहीं है काम का, तो उसको भूल जाना है, हा से हटा लो, कुछ भी नहीं है। शाह से क्या हो जाएगा? शाह से हो जाएगा शपथ, ओथ। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 69, ठीक है। ये मेन आर्टिकल है, बाकी सब किसी कुछ काम के नहीं है। तो 63 से लेकर 69 तक आर्टिकल हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं, उसको इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं, ठीक है। हाँ वो अभी सब चीजें बता रहा हूं बेटा, ठीक है, वो बता रहा हूं सारी चीजें, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो उपराष्ट्रपति है, तो ये जो उपराष्ट्रपति है ये स्टेपनी था। तो अगर उपराष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति उसके पद को धारण कर लेगा, यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसका कौन पद धारण करेगा? तो उपराष्ट्रपति का यदि पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति का पद कोई धारण नहीं करता। आप खुद सोचो, कार में 5वां टायर यदि आपने लगा दिया, रिप्लेस कर दिया, तो वो जो पंचर वाला टायर है उसको आप फौरन हाथ के हाथ तो जुड़वाते नहीं, जब फुर्सत मिलती है तब जुड़वा देती हो। तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता था तो नए राष्ट्रपति का चुनाव हर हालत में कितने दिन के अंदर करा लेना होता था? 6 महीने के अंदर करा लेना होता था। लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा कुछ नहीं है। उपराष्ट्रपति का पद यदि खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति का फौरन चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती, यानी कोई ऐसी अवधि नहीं है कि 6 महीने के अंदर अंदर कराओ, और इसका तत्कालीन पद कोई धारण नहीं करता, ये पद खाली ही रहता है, ठीक है। जल्द से जल्द कराना है बस चुनाव, ठीक है। तो बात आती है इसकी सैलरी की, बिल्कुल चिराग ने पूछा भी। तो देखो, जो हमारा उपराष्ट्रपति है ये कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। कहां का? राज्यसभा का पदेन सभापति, इंग्लिश में कहते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसका क्या मतलब है? यानी इसका कोई चुनाव नहीं होता, खुद ब खुद जो भी व्यक्ति इस पद पर होता है वो ऑटोमेटिक यहां का राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। तो उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन ये आता है कि जो उपराष्ट्रपति है वो किस सदन का सदस्य होता है, लोकसभा का या राज्यसभा का? हाँ, तो जो उपराष्ट्रपति है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, क्योंकि अगर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन गया तो वो तो भैया सांसद ना हो जाएगा। तो सांसद कैसे उपराष्ट्रपति बन जाएगा? जो उपराष्ट्रपति होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी ये राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। तो क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा पद है जो सदन का सदस्य नहीं है फिर भी सदन में बैठता है? तो आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। एक और अभी आएगा आगे, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, वो भी ऐसा है, उसको भी आगे बताऊंगा, फिलहाल इतना याद रखना है, ठीक है भाई। तो क्योंकि राष्ट्रपति किसका कार्य कर रहा है? उपराष्ट्रपति सभापति का कार्य करता है, और जिस कार्य को करेगा वेतन किसका मिलना चाहिए? उसी कार्य का मिलना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति का पद ऐसा है
जिसे उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता। किसका मिलता है? राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी तक में आया हुआ है कि ऐसा कौन सा पद है जिसे उसका वेतन नहीं मिलता, तो वो है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को अपने पद का वेतन नहीं है। वर्तमान में इसकी सैलरी 4 लाख प्रति माह है और राष्ट्रपति की 5 लाख, लेकिन इसको जो सैलरी मिलती है वो किसकी मिलती है? राज्यसभा के सभापति की मिलती है। ठीक है भाई चिराग सर, ये सभापति है तब भी प्रेसिडेंट है, समझा नहीं मैं बेटा चिराग सर, ये वाइस प्रेसिडेंट है तब सभापति है या सभापति तब? अच्छा, ये वाइस प्रेसिडेंट है तब सभापति है। ठीक है, हाँ, जो वाइस प्रेसिडेंट बन गया वो सभापति बनता है। सभापति है तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो सभापति बनता है। ठीक है, पदेन सभापति का ये मतलब है। ठीक है, अब बात आती है पहली बात कि भाई ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो जैसे राष्ट्रपति की योग्यताएं थी, क्या क्या होना चाहिए, तो याद करके कोई बताएगा मुझे राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं थी? हम योग्यताओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की योग्यताएं और इधर बात करते हैं उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। यानी अगर मुझे राष्ट्रपति बनना है तो क्या चाहिए होगा, और अगर मुझे उपराष्ट्रपति बनना है तो क्या चाहिए होगा। ठीक है, तो ये जरा बताएगा कोई, राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या थी? हाँ, वो जनरल है, वो चीज नहीं बतानी, भारत का नागरिक हो और पागल ना हो, दिवालिया ना हो, वो तो अंडरस्टूड सी बात है। जो मेन थी, जहां से क्वेश्चन आते हैं, तो एक बता दी करण ने, वेरी गुड। पहली क्या थी? कम से कम कितने साल का हो? 35 वर्ष का हो। उपराष्ट्रपति में भी सेम है, कम से कम कितने साल का हो? 35 वर्ष का हो न्यूनतम। मिनिमम, मैक्सिमम कितना हो? मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम कितना हो? अधिकतम कितनी आयु का बन सकता है उपराष्ट्रपति? तो अधिकतम, चिराग यही गड़बड़ हो जाती है, अधिकतम कोई आयु नहीं है। ये सरकारी पद थोड़ी ना है कि इसके लिए वो काम वाम करना है। अरे प्रणब मुखर्जी और ये सब जो अभी हैं, रामनाथ कोविंद, वो 65 के लगते हैं तुम्हें? अरे बहुत आयु के हैं वो। ठीक है, तो कितनी भी आयु का हो, जब तक है जान तब तक बन सकता है, बस सांस आनी चाहिए। तो इसकी अधिकतम कोई आयु सीमा नहीं होती। ठीक है, अधिकतम कोई आयु सीमा नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या था? राष्ट्रपति बनने के लिए कहां का सदस्य हो? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, एलिजिबल हो कि वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, यानी हो नहीं, योग्यता हो केवल। है तो फिर उसे इस्तीफा देना पड़ेगा पहले, तब जाके वो राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, तो योग्यता हो, योग्यता सिंपल सी होती है, मैंने आपको बता चुका हूं, जेल वेल ना गया हो 2 साल बस, और मतदाता सूची में नाम हो। सेम टू सेम यहां पर क्या हो जाएगा? किसका सदस्य बनने की योग्यता हो? राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता। ठीक है, एलिजिबल फॉर बिकमिंग मेंबर ऑफ राज्यसभा। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट थी वो थी कि कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा नाम प्रस्तावित हो और 50 सदस्यों के द्वारा उसको अनुमोदन हो, यानी कि कम से कम 50 सदस्य तो उसका नाम लेकर आए, रिजॉल्व हो 50 सदस्यों के द्वारा, और 50 सदस्यों के द्वारा ही उसको क्या हो? अप्रूवल हो, तो वो चुनाव लड़ेगा। ऐसे ही यहां पर कितने होंगे? तो 50-50 से छोटा फॉर्मेट कौन सा है भैया? 50-50 से छोटा फॉर्मेट कौन सा बनाया हमने क्रिकेट में? 20-20 बनाया ना। तो यहां पर कितने चाहिए होंगे? 20 चाहिए होंगे। तो 20 सदस्यों के द्वारा तो इसका नाम क्या हो? अनुमोदित हो, और 20 सदस्यों के द्वारा ही इसका नाम क्या हो? प्रस्तावित हो। यानी 20-20 ये सदस्य अलग होने चाहिए। 20 सदस्य ऐसे होंगे जो इसका नाम लेकर आएंगे, और 20 सदस्य ऐसे होंगे जो इसके नाम पे हस्ताक्षर करेंगे। प्रेसिडेंट भी किसी सदन का सदस्य नहीं है चिराग, पढ़ ना, किसी का भी नहीं होता है। ठीक है, जो लेक्चर डाला है उसको देखो। ठीक है, बाकी चीजें कॉमन है कि भाई पागल ना हो, दिवालिया ना हो, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये मेन चीज थी दोनों में, यहां पर मैंने डिफरेंस बता दिया। ठीक है,
जो राष्ट्रपति की योग्यताएं थी वो थी आर्टिकल, को बताएगा कौन से आर्टिकल में थी राष्ट्रपति की योग्यताएं? अगर लेक्चर देखा है तो बताओ, राष्ट्रपति की योग्यताएं किस आर्टिकल में? अगर लेक्चर देखा है कल वाला तो बताओ। 52 में तो बेटा पद है, 58 में। वेरी गुड दीक्षा। राष्ट्रपति की योग्यताएं जो है वो 58 में है, और उपराष्ट्रपति की जो योग्यताएं लिख रही हैं वो आर्टिकल 66 में ही। ठीक है, आर्टिकल 66 में। हाँ 58 मानसी सही है, ज्योति का भी सही है, वेरी गुड। ठीक है, तो अब बात आती है किसकी, कि भाई योग्यताएं हमें पता चल गई, तो बात आती है कि इसके चुनाव में भाग लेगा कौन, कैसे इसका निर्वाचन होगा। तो आर्टिकल 66 में निर्वाचन भी है और आर्टिकल 66 में इसकी योग्यताएं भी हैं। ठीक है, आर्टिकल 66 के 3 में इसकी योग्यताएं हैं। तो आर्टिकल 66 क्या कहता है? आर्टिकल 66 कहता है कि किस तरीके से इसका निर्वाचन होगा। ठीक है, क्या बताता है आर्टिकल 66? निर्वाचन के बारे में बताता है उपराष्ट्रपति की। तो जरा सोच के बताना, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताओ, फिर हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता था, कौन कौन भाग लेता था राष्ट्रपति के निर्वाचन में? जल्दी से सोच के बताओ, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता था? पहले राष्ट्रपति का बताओ, फिर उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, दोनों साथ के साथ रिवाइज कराता रहूंगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता था? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते थे लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के। इंग्लिश में विधानसभा को कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां के एमएलए होते हैं, विधायक। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल कैसे सदस्य? के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे केवल, इलेक्टेड मेंबर्स। यानी दो तरीके के सदस्य होते हैं, एक होते हैं मनोनीत नॉमिनेटेड और एक होते हैं इलेक्टेड। तो नॉमिनेटेड निर्वाचित वाले नहीं लेते, उनको खुद राष्ट्रपति करता है। तो जब राष्ट्रपति नहीं आएगा तो वो कैसे आ जाएंगे? पहले राष्ट्रपति आएगा। तो निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं, इन तीनों सदन के वो भाग लेते हैं। तो कौन से मेंबर भाग नहीं ले रहे? नॉमिनेटेड वाले जो हैं, मनोनीत सदस्य जो हैं वो भाग नहीं ले रहे, और जो एमएलसी होते हैं वो भी भाग नहीं ले रहे, यानी विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो भी भाग नहीं लेते। इसमें कौन भाग लेगा? तो इसके चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, क्योंकि जो मनोनीत वाले हैं वो तो राष्ट्रपति कर रहा है ना, इसका लेना देना नहीं है। तो यहां पर लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी मनोनीत भी लेंगे, नॉमिनेटेड भी लेंगे और निर्वाचित भी लेंगे, इलेक्टेड भी पार्ट लेते हैं। ठीक है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। राष्ट्रपति कितने साल के लिए पद पर रहता था? 5 साल के लिए। इससे पहले ही अगर चाहता था तो अपना इस्तीफा किसको दे सकता था? उपराष्ट्रपति को दे सकता था, या फिर इसे आर्टिकल 61 के तहत हटाया जा सकता था, महाभियोग के तहत। ऐसे ही उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए अपने पद पर रहेगा। इससे पहले ही अपना इस्तीफा देना चाह रहा है तो किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। अगर इस्तीफा देना चाहता है, अपने पद से हटना चाहता है, तो इसकी घोषणा, इसका पत्र लिख के किसको देगा? वो देगा राष्ट्रपति को, और इसे हटाया भी जा सकता है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? जो कार्यकाल वाला आर्टिकल है उसी में इसका उल्लेख है। इसको हटाया जा सकता है कैसे, क्या प्रक्रिया के द्वारा? तो इसे भी संसद के द्वारा ही हटाया जाएगा। लेकिन हाँ, इसे हटाने के लिए जो प्रस्ताव होता है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वो केवल और केवल कहां प्रस्तुत होगा? तो इसको हटाने का जो विधेयक है वो प्रस्तुत होता है केवल राज्यसभा में। राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, और साथ में यदि लोकसभा की सहमति है, यानी अप्रूव कर देता है, लोकसभा सहमति दे देता है, अप्रूव कर देता है, तो उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। राज्यसभा में इसको इफेक्टिव मेजॉरिटी से पारित कराना होता है, इफेक्टिव मेजॉरिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रभावित या प्रभावी बहुमत, और लोकसभा में इसे साधारण बहुमत से पारित कराना होता है। तो एक टर्म आ गई, ये बहुमत वाला क्या सीन है? तो कुछ बहुमत होते हैं विशेष प्रकार के, उनको समझ लेते हैं यहीं पर।
4 प्रकार के बहुमत होते हैं जहां से क्वेश्चन आ सकता है, और ये समझने पड़ते हैं क्योंकि आगे हम इस तरीके की टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं तो वो समझ में आना चाहिए। एक होता है साधारण बहुमत, इंग्लिश में कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। एक होता है प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी। एक होता है पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और एक होता है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। तो कोई बताएगा इसमें क्या अंतर है? हाँ, ये 4 प्रकार के जो बहुमत हैं इनमें कुछ अंतर होता है, ठीक है, तो उसको जरा समझ लेते हैं। साधारण बहुमत का मतलब होता है कि जितने भी लोग आज आए हैं उनका 50% से ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा के लिए कितना मेंबर एक्स्ट्रा चाहिए? 1, यानी 50% प्लस 1। यदि किसी प्रस्ताव के बारे में बात कर रहे हैं हम और जितने लोग आज आए हैं, एग्जाम्पल के बतौर समझ लेते हैं, जैसे मान लो किसी सदन में कितने लोग हैं? 500 लोग हैं, और आज कितने आए हैं? 300 लोग ही आए हैं, तो 300 का आधा 150, तो 151 लोग अगर किसी विधेयक को पारित कर देते हैं तो वो कैसा बहुमत हो गया? साधारण बहुमत। इस विधेयक पर अगर हमें साधारण बहुमत चाहिए तो कितने लोग चाहिए? 151 चाहिए। प्रभावी बहुमत क्या होता है? प्रभावी बहुमत में जितने लोग, टोटल सीटें थी, जैसे 500 सीटें थी टोटल, इतनी सीटों में से कितनी सीटें खाली हैं? खाली किस वजह से हैं? कि उन्होंने एडमिशन लिया ही नहीं। जैसे मान लो एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, ठीक है, तो आप में भी कई सारे लोग एडमिशन लेके बैठे हैं, लेकिन डेली लाइव क्लास सारे नहीं देखते हैं, कुछ ही लोग हैं 10-15 वही डेली देखते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। तो एडमिशन ले रखा है लेकिन आज आए नहीं है। एक है जिन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया, यानी सीटें खाली हैं, मर गए, इस्तीफा दे दिया या कुछ हो गया। तो मान लो इन 500 में से 50 ऐसे हैं जिन 100 मान लो 100 ऐसे हैं जो सीट भरी ही नहीं, खाली रह गई। तो कितने एक्चुअल में लोग हैं? 400 सीटें भरी हुई हैं, और उन 400 में से आज आए कितने हैं? 300 आए हैं। तो ये 100 जो नहीं आए उनसे यहां पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने एडमिशन तो ले रखा है, आज नहीं आए कल आ जाएंगे। तो ऐसे में 400 को ही हम क्या मानेंगे? प्रभावी बहुमत के लिए मानेंगे। तो 400 का 50% से 1 ज्यादा। बताओ जरा, इन दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? कोई ऐसा है जिसको अंतर ना समझ में आया हो साधारण बहुमत और प्रभावी बहुमत में? साधारण में क्या देखते हैं? जितने लोग आज आए हैं बस। प्रभावी में क्या देखते हैं? जो टोटल लोग थे उनमें से कितनी सीटें खाली हैं। जो आज आए नहीं, वो सीट खाली थोड़ी ना है, आज खाली है, वैसे तो भरी हुई है, जो हमेशा के लिए खाली है उन सीटों को घटा देते हैं। आ गया सबको समझ में? ठीक है। पूर्ण बहुमत, जैसा कि नाम है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। पूर्ण बहुमत का मतलब है जो टोटल लोग थे, टोटल सीटें थी, उनका 50% से 1 ज्यादा। तो टोटल कितने लोग थे? 500 टोटल सीटें थी, तो टोटल का 50% से 1 ज्यादा। तो यहां कितना बनेगा? प्रभावी बहुमत में 400 का 201, और यहां कितना बनेगा? 251। ठीक है। और लास्ट है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या करते हैं? जितने लोग आए हैं, जितने लोग उपस्थित हैं, उसका 2/3। तो 300 लोग आए हैं तो 300 का 2/3, 200। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया विशेष बहुमत। ये चारों समझ में आए? ये चारों बहुमतों में किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेना, कल एक क्वेश्चन कराऊंगा इस बहुमत वाले पे, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को एक बार लगाएंगे तो बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बहुमत से संबंधित। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, ठीक है। तो अब हम दोबारा से आ जाते हैं किस पर, उपराष्ट्रपति पर। तो ये उपराष्ट्रपति के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई इसको कैसे हटाया जाएगा, संसद के द्वारा ही हटाया जाएगा, लेकिन प्रस्ताव जो हटाने का लाया जाता है वो कहां लाया जाता है, राज्यसभा में, और फिर सहमति होनी चाहिए उस पर लोकसभा की। सहमति से मतलब है कि यहां प्रभावी बहुमत चाहिए और यहां साधारण बहुमत चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, ये अंतर है। ठीक है, क्लियर। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। छोटी सी बात और कि आर्टिकल 60 क्या कहता है इसकी, आर्टिकल 69 क्या कहता है इसकी, शपथ के बारे में बात करता है। तो शपथ कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को, सिंपल सा कंसेप्ट ये है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, ये जल्दी से बता दो। लास्ट क्वेश्चन। आज रीजनिंग की क्लास नहीं है बेटा, सर की थोड़ी सी तबीयत खराब है, खांसते रहते हैं वो, तो आज दवाई ववाई लेके पूरा आराम करने के लिए डॉक्टर ने कहा कल ले लेंगे सर क्लास। तो शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को, सॉरी उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 69 के तहत। ठीक है, तो ये थे उपराष्ट्रपति से संबंधित मुख्य आर्टिकल जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, सारी पीडीएफ अभी मिल जाएंगी आपको मैथ वगैरह की जो आपकी रह गई। ठीक है, तो कल मिलते हैं इसी टाइम पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड नाइट। ठीक है, पढ़ते रहो। ठीक है, देखो हाथ में लगी हुई है अभी भी मेरे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपकी क्लास ली है केवल इसीलिए कि तुम्हारी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, तो तुम पढ़ते रहो। ठीक है, और एग्जाम में हर हालत में कोशिश करना कि रिजल्ट देके हमारे थोड़ा अपना तो सिर ऊपर करोगे ही और अपने परिवार का करोगे, हमें भी बहुत ज्यादा खुशी होती है अगर हमारे पढ़ाए हुए आप सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।